Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video, जहां हम रोजाना द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड आर्टिकल्स ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स जो हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं उन्हें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो आज है 23 मार्च, तो चलिए देख लेते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। कल से ही भूटान की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। रीज़न बीइंग कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भूटान विजिट कर रहे हैं और इस दौरान बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आ रही हैं। जैसे कि हमने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भूटान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसे कहा जाता है ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्याल्पो, विच इज़ दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ भूटान। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया है, जिससे कि पीएम मोदी भूटान में ये अवार्ड रिसीव करने वाले पहले फॉरेन हेड बन चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम देखते हैं तो जानते हैं कि 2021 में ही इसकी अनाउंसमेंट हो गई थी, लेकिन इसकी अवार्ड सेरेमनी जो है वो इस विजिट के दौरान की गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट आज जो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, द रीज़न इज़ इंडिया जो भूटान को असिस्टेंस देता है, इंडिया ने डिसाइड किया है दैट इंडिया विल डबल अप इट्स असिस्टेंस टू भूटान। ये इंडिया और भूटान के रिलेशंस में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। हमने हमारी असिस्टेंस को पूरी तरीके से डबल अप करने का फैसला ले लिया है। तो यहाँ से इंडिया और भूटान के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा आज हम बात करेंगे ऑकस के बारे में। ऑकस जो कि एक इनिशिएटिव है, ये एक ग्रुपिंग है जिसकी फॉर्मेशन हुई थी 2021 में, और इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं दे आर ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। और यहाँ पे आज जो न्यूज़ आर्टिकल आया है दैट इज़ रिलेटेड टू दी ऑकस सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स। तो जानेंगे कि ऑकस इनिशिएटिव है क्या, यहाँ पे बेसिक एजेंडा क्या है और यहाँ पे सबमरीन्स की बात क्यों हो रही है, वो हम यहाँ पे समझेंगे। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि इजराइल गाज़ा वॉर हो रही है एंड कंप्लीटली डिवास्टेशन हो चुकी है गाज़ा की। एंड इस दौरान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे यूएस एक रेजोल्यूशन लेकर आता है विच वॉज अबाउट द सीज फायर ऑफ इजराइल गाज़ा वॉर। और इस रेजोल्यूशन को रशिया ने और चाइना ने वीटो कर दिया है। ठीक है, क्यों वीटो किया है, क्या रीजंस यहाँ पे पॉइंट अप किए हैं, और क्या जो रेजोल्यूशन यूएस ने प्रेजेंट किया था उसमें कौन कौन सी ट्रिकी बातें मिसिंग थी, वो हम यहाँ पे देखेंगे। बिकॉज इस पूरी सिचुएशन में यूएस को इजराइल का एक अलाय के तौर पे देखा जा रहा था, और वहाँ पे यूएस का सिक्योरिटी काउंसिल में ये रेजोल्यूशन लेकर आना, लेकिन उस रेजोल्यूशन में कुछ पॉइंट्स का मिसिंग होना, वो क्या इंडिकेट करता था, क्या शो करता था, उसकी बात करेंगे। एंड लास्टली विल टॉक अबाउट द क्रिटिकल मिनरल्स। देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एज द नेम सजेस्ट। ये क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जो हैं ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड इंडिया इज़ वेरी कीनली टेकिंग स्टेप्स टूवर्ड्स क्रिटिकल मिनरल्स, और उसी को लेकर आज के पेपर में आर्टिकल आया है कि हम अफ्रीका से बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स स्पेशली कोबाल्ट जो है वो वहाँ से लेना चाहते हैं। तो इसे लेकर इंडिया अपने स्टेप्स आगे बढ़ा रहा है। तो क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको ये इनिशिएटिव, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, सो प्लीज़ डू लाइक एंड कॉमेंट। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आर्टिकल से शुरू करेंगे विच इज़ इंडिया भूटान रिलेशंस। सो इंडिया और भूटान रिलेशंस में काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट, एक कह लीजिए कि माइलस्टोन हम अचीव कर रहे हैं। पहले न्यूज़ आर्टिकल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि इंडिया भूटान को जो असिस्टेंस देती है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, उसे इंडिया ने डबल अप कर दिया है। तो कैसे आइडिया लेंगे? 2019 से लेकर 2024 तक हम 5,000 करोड़ की असिस्टेंस भूटान को दे रहे थे, और पीएम मोदी की इस विजिट में ये डिसाइड किया गया कि टिल 2029 तक इस असिस्टेंस को डबल कर दिया जाएगा, और अब हम भूटान को 10,000 करोड़ की असिस्टेंस देंगे। तो यही तो हेडलाइन है, इंडिया टू डबल द असिस्टेंस टू भूटान टू 10,000 करोड़ ओवर द 5 years। तो ये एक बड़ा स्टेप यहाँ पे आया है।
इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भूटान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्यालपो से सम्मानित किया गया है। एंड दिस हैज़ बीन डन। देखिए, इसकी अनाउंसमेंट तो 2021 में हो गई थी, लेकिन ये अवार्ड इस विजिट के दौरान दिया गया है। एंड यहाँ पे खास बात यह है कि ये जो अवार्ड पीएम मोदी को दिया गया है, दैट इज़ फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट ही हैज़ डन इन द ग्रोथ ऑफ इंडिया एंड भूटान रिलेशंस। स्पेशली यहाँ पे कोविड-19 पैंडमिक के दौरान इंडिया का जो रोल रहा है भूटान में, उसे यहाँ पे अप्रिशिएट किया गया है, और उसे देखते हुए, इन कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हुए पीएम मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा इस विजिट में इंडिया और भूटान के बीच 7 एग्रीमेंट्स भी इंक डाउन किए गए हैं। तो 7 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं इंडिया और भूटान के द्वारा, जो कि मेनली एनर्जी, फूड सेफ्टी, स्पोर्ट्स, रिसर्च से जुड़े हैं, एंड इवन स्पेस कोलैबोरेशन के ऊपर भी यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने यहाँ पे कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड और एनर्जी सेक्टर्स को भी बूस्ट करने में न्यू पॉसिबिलिटीज़ की बात की। स्पेशली अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो भूटान में न्यू एयरपोर्ट्स की बात हो रही है। सिमिलरली एक रेल लिंक को डेवलप करने की बात हो रही है, जहाँ पे कोकराझार, गिलेफू, बनारहट और समसे को लिंक किया जाएगा, जो कि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वाटरवेज डेवलप करने की बात है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। एंड सिमिलरली हमने पहले भी जब डिस्कस किया था तो हम गलेफू माइंडफुलनेस सिटी की बात कर रहे थे, जो कि भूटान के लिए एक बहुत बड़ा विजनरी प्रोजेक्ट है, जो कि भूटान के किंग ने लॉन्च किया है। एंड इससे उम्मीद है कि भूटान के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट होगी, और ये जो असिस्टेंस इंडिया भूटान को दे रहा है और डेवलप कर रहा है, इसका काफ़ी बड़ा चंक गिलेफू माइंडफुलनेस सिटी की डेवलपमेंट की तरफ भी जाने वाला है। तो ये कुछ बातें यहाँ से निकल के आई। अब देखिए, भूटान हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि भूटान ऑफ कोर्स हमारा नेबरिंग कंट्री है, और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। आप देखें तो भूटान इज सैंडविच बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सो नॉर्थ में यहाँ पे है चाइना, ये जो आप ग्रे एरिया देख रहे हैं, और ये साउथ में ये जो आपको एरिया दिख रहा है, दिस इज़ इंडिया। सो सबसे पहली तो बात ये है कि आपको पता हो कि इंडिया की वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो कि भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, द बेसिक आइडिया अबाउट इट। तो देखिए, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखें, हेयर यू हैव सिक्किम। सिक्किम भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है, आसाम करता है, और वेस्ट बंगाल करता है। So these are the 4 states: सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम एंड वेस्ट बंगाल। आप इसे साब से भी याद कर सकते हैं, साब, भूटान साब। ठीक है, भूटान साब को कौन कौन सी स्टेट्स बॉर्डर करती हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम एंड वेस्ट बंगाल। तो ये एक मिनोमिक आप याद कर सकते हैं, हालांकि बहुत ईजी है ये याद करना। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, आप उनको उनकी लेंथ ऑफ द बॉर्डर के हिसाब से ऑर्डर में अरेंज कीजिए। मतलब वो ऐसा कौन सा कंट्री है जो इंडिया के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, और इस तरीके से हम सारे कंट्रीज़ को रैंक डाउन करें। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कल की वीडियो में मैं आपको एक अच्छे सी ट्रिक के साथ बताऊंगी कि किस तरह इस सीक्वेंस को याद किया जा सकता है। एज ऑफ नाउ आपको क्या लगता है? जैसे देयर इज़ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, चाइना है, म्यांमार है, भूटान है, जिनके साथ हम हमारा बांग्लादेश है, जिनके साथ हम हमारा लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आपने पूरी सीक्वेंस लिखनी है आज कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसका है, उसके बाद कौन है, फिर कौन है, और शॉर्टेस्ट बॉर्डर हमारा कौन से कंट्री के साथ है। सो आई विल कीप अ चेक ऑन द कमेंट सेक्शन, और कल की वीडियो में एक बड़ी अच्छी ट्रिक के साथ इस मिस्ट्री को हम सॉल्व करेंगे। तो ये तो हो गए कि वो स्टेट्स इंडिया के जो कि भूटान को बॉर्डर करते हैं, इंडिया और चाइना के बीच में लैंडलॉक्ड है। अगर हम ज्योग्राफी देखें भूटान की, तो यहाँ पे मेनली माउंटेन्स हैं और वैलीज़ हैं, जो कि मेजर लैंडस्केप है भूटान का। भूटान की जो कैपिटल सिटी है दैट इज़ थिम्फू। एंड 2008 में भूटान डेमोक्रेसी बनता है, जिसके बाद पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं भूटान के अंदर। एंड स्टिल इवन भूटान इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, द किंग ऑफ द भूटान इज़ हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो इसे इट इज़ नेम्ड एज द किंगडम ऑफ भूटान। और जो भूटान का भूटानीज नेम जो है दैट इज़ ड्रूक ग्याल खैप। जिस जो ऑर्डर जो अभी हम देख रहे हैं कि जो अवार्ड दिया गया है, वो हमने क्या बोला, द ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्यालपो,
राइट। सो ये जो नाम आया है ये भूटानीज नेम है, जो कि किंगडम ऑफ भूटान के लिए यूज़ किया जाता है, ड्रूक ग्याल खाप। इसका मतलब होता है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स, ठीक है, इट मीन्स द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। अपार्ट फ्रॉम दैट एक ऐसी रिवर है जो कि भूटान से इंडिया में आती है। कौन सी रिवर है? अगर आपको मेरे कहने से पहले याद आ गई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं बताती हूँ कि भूटान से एक इम्पॉर्टेंट रिवर इंडिया में आती है जिसका नाम है मानस, और ये मानस रिवर भूटान की लॉन्गेस्ट रिवर है, ट्रांस बाउंड्री रिवर है, भूटान से इंडिया की तरफ आती है, राइट। सो भूटान में मानस रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर। एंड भूटान हमारा एक ऐसा नेबरिंग कंट्री है विच इज़ स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि भूटान इंडिया और चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो इसकी जो लोकेशन है वो उसे बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है, क्योंकि ये इंडिया के अगर हम सिक्योरिटी इंटरेस्ट देखें, सिक्योरिटी कंसर्न देखें, तो ऐसे में भूटान एक बफर स्टेट के जैसे एक्ट करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया भूटान को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, हम उनके डिफेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कम्युनिकेशन को बिल्ड करने में असिस्ट करते हैं, एंड जिससे कि भूटान अपनी सॉवरेनिटी और अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी भी मेंटेन कर पाता है। अगर भूटान में कोई भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है या मेंटेन करना है, कहीं पे रोड्स बनानी है, ब्रिजेस बनानी है, जिससे कि भूटान की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बढ़ें, तो इंडिया भूटान को सपोर्ट करता है। हमने ये देखा भी 2017 में देयर वाज डोकलाम स्टैंड ऑफ जो कि इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। डोकलाम जो कि आपका सिक्किम के पास जो भूटान का एरिया है, भूटान की टेरिटरी है, लेकिन इस डोकलाम स्टैंड ऑफ में इंडिया स्टूड इन फ्रंट ऑफ चाइना एंड भूटान प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल, जिससे कि इंडियन ट्रूप्स को अलाउ किया भूटान ने कि वो उनकी टेरिटरी में आकर जो चाइनीज़ जो रेजिस्टेंस वहाँ पे थी उसे काउंटर कर सके। तो इंडिया हमेशा हेल्प करता है भूटान की, तो भूटान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया इज़ भूटान्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड भूटान्स इवन मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया एज वेल। एंड सिमिलरली अगर हम भूटान का पोटेंशियल देखें तो भूटान में हाइड्रो पावर का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर भूटान, और इंडिया भूटान के अंदर उनके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट में भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। सो ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिकली हमारे बीच में रिश्ते अच्छे हैं, फिर कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है। भूटान और इंडिया के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज हैं। देखिए बोथ ऑफ द कंट्रीज दे वर प्रिडोमिनेंटली बुद्धिस्ट। यहाँ पे जो बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी है ये एक बहुत बड़ा कनेक्शन है इंडिया और भूटान के बीच में। इंडिया हैज़ इवन असिस्टेड भूटान कि वो अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करें, एंड मैनी भूटानीज स्टूडेंट्स दे कम टू इंडिया फॉर हायर एजुकेशन एज वेल। इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस भी है। भूटान वर्ल्ड में उन कुछ चुनिंदा कंट्रीज़ में से है जो कि कार्बन न्यूट्रल रहने का प्लेज करता है, एंड इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्टनर फॉर भूटान, जो कि भूटान की इस कमिटमेंट को अचीव करने में हेल्प करता है। हम उनके रिन्यूएबल एनर्जी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन या फिर सस्टेनेबल टूरिज्म के गोल को अचीव करने में भी भूटान की हेल्प करते हैं। सो विद ऑल दिस आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा the importance of India and Bhutan, the relations that we share with Bhutan। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑकस के बारे में। ऑकस इनिशिएटिव न्यूज़ में है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि दिस इज़ एन इनिशिएटिव बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके। ना इससे पहले कि हम आज का न्यूज़ आर्टिकल देखें, सबसे पहले हमें ऑकस के बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो कुछ बातें जो हमें मालूम होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ऑकस, तो वो ये है कि ये जो इनिशिएटिव है, ये इस ग्रुपिंग की फॉर्मेशन बहुत रिसेंटली हुई है। 2021 में इसे इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गई, जिसमें कि इंडो पैसिफिक एरिया में आपस में मिलकर जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, जो डिटरेंस की जो पावर है, उसे बूस्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आती है। ठीक है, ये ट्राइलेटरल पार्टनरशिप हो गई, एंड जिसमें बेसिकली सिक्योरिटी को बहुत तवज्जो दी गई है। इसका पहला फोकस ये है कि यहाँ पे अगर हम इंडो पैसिफिक एरिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया की जो नेवी है, जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी है, उन्हें न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स प्रोवाइड करना
उसकी एक्विजिशन, उनकी डेवलपमेंट, जो कि एक कन्वेंशनली आर्म न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं, उनकी डेवलपमेंट का एक मेजर फोकस यहाँ पे रखा गया है। तो अब देखिए, हम जब इंडो पैसिफिक एरिया की बात करते हैं तो चाइना का इन्फ्लुएंस, चाइना को काउंटर करने के लिए ये ऑकस इनिशिएटिव आया है। एंड जिस तरह साउथ चाइना सी डिस्प्यूट हम देखते हैं, वाटर्स में किस तरह एक्टिव है चाइना, तो उसे काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की नेवी को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स डेवलप करना, उसकी एक्विजिशन करना, ये इसका बड़ा सबसे प्राइमरी गोल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी अब एडवांस कैपेबिलिटीज़ आएंगी उनके बीच में कोलैबोरेट करना, एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी को शेयर करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना। अब यहाँ पे सबमरीन का कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया को इक्विप करना है विद न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स, जिनमें जो कि न्यूक्लियर पावर्ड हो। एंड इससे क्या है, इन टोटल आप देखो कि यहाँ पे ये आइडिया लगाया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसी 8 नई न्यूक्लियर सबमरीन्स आएंगी, जिनको एसएसएस हमारे पास जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो हैं वो ऑकस के अंदर डेवलप किया जाएगा। ये जो सबमरीन्स हैं ये ब्रिटिश डिज़ाइन के ऊपर बेस्ड होंगी, बट दे विल हैव अमेरिकन टेक्नोलॉजी। अमेरिका का जो कॉम्बैट सिस्टम है वो यहाँ पे लगाया जाएगा। सो इट्स वेरी सिग्निफिकेंट इन इंडो पैसिफिक एरियाज। ऑस्ट्रेलिया की कैपेसिटी को एनहांस करना इसका एक बहुत बड़ा गोल है, और वही हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और यूके, ब्रिटेन के बीच में एक लैंडमार्क डील हुई है, जिससे कि ऑकस की जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं उनकी डेवलपमेंट आगे बढ़ेगी। दिस इनिशिएटिव विल मूव अहेड। यहाँ पे ये प्लेज किया गया है कि यूएस जो है वो अपनी यूएस की हेल्प से, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चाइना की बढ़ती पावर को काउंटर कर पाएंगे और अपने डिफेंस के थ्रू, अपनी डिफेंस पावर के थ्रू चाइना को कॉम्बैट कर पाएंगे। तो इसके लिए आता है ऑकस और ऑकस की सबमरीन्स। आई होप दिस एंटायर थिंग इज क्लियर टू यू। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से आया है। यहाँ पे यूएस एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लेकर आता है विच वॉज अबाउट द सीज फायर इन गाजा, और इस रेजोल्यूशन को रशिया और चाइना ने वीटो कर दिया है और कहा कि ये यूएस का एक बहुत ही हिपोक्रेटिकल स्पेक्टिकल है और ये कहीं से भी इजराइल के ऊपर प्रेशर नहीं डालता कि वो सीज फायर करे। सो देखिए, यूएस जो कि मेनली इजराइल के एक मेन अलाय के तौर पे देखा जाता है, आपको याद होगा इससे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब जब रेजोल्यूशंस आई हैं रिगार्डिंग द सीज फायर इन इजराइल गाजा वॉर, यूएस ने हमेशा इसे वीटो किया है। और अब यूएस एक ऐसी रेजोल्यूशन लेकर आया पहली बार जिसमें ये कहा गया कि ओके, कि ये जो 7 अक्टूबर से, जब से हमास ने इजराइल पे अटैक किया है, ये जो वॉर यहाँ पे चल रही है, इसकी इमीडिएटली और सस्टेन्ड मैनर में सीज फायर होनी चाहिए। और साथ ही में जो अटैक, और ये भी कहा कि जो अटैक हमास ने किया था जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसे कंडेम किया। अब देखो, रशिया और चाइना ने वीटो कर दिया इसे, और देर इज़ वन कंट्री अल्जीरिया, उन्होंने तो इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया और गुआना ने एब्सटेन कर दिया। अब देखो, बेसिक चीज़ें, हमें एक आइडिया क्या होता है कि जब भी हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, हम हमारी जीएस क्लासेस में पढ़ते हैं कि एक तो यहाँ पे परमानेंट मेंबर्स होते हैं, वी हैव परमानेंट मेंबर्स, और कुछ होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट मेंबर्स 5 हैं, देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स। कौन कौन से हैं, एक बार जल्दी से आप खुद सोचिए, कौन कौन से कंट्रीज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं? वेल, द आंसर इज यूएस, यूके, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको लगता है आप भूल जाओगे, कमेंट में लिखो। द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स आर यूएस, यूके, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। इसके अलावा होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर जो कि 10 होते हैं, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, दे आर नॉन परमानेंट, तो रोटेशन के बेसिस पे हर एक कंट्री को यहाँ पे मौका मिलता है। तो एज ऑफ नाउ देयर आर मेनी कंट्रीज जो कि नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो उनमें यहाँ पे जिक्र हो रहा है अल्जीरिया का कि इसने तो कम्प्लीटली वोट अगेंस्ट कर दिया इस रेजोल्यूशन के, और गुआना ने एब्सटेन कर दिया फ्रॉम वोटिंग, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी 11 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स थे, दे वोटेड इन द फेवर ऑफ दिस, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक खास बात ये पॉइंट आउट की गई है कि ये जो रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया, इसमें
ये डिमांड नहीं किया गया कि इजराइल को इमीडिएटली जो कंपेन वो गाज़ा के अंदर रन कर रहे हैं, गाज़ा जो पूरी तरीके से वॉश ऑफ होता हुआ जा रहा है, उसको इमीडिएटली एंड करने का कंपेन, इस कंपेन को एंड करने की बात नहीं की गई। यहाँ पे हमास के अटैक को क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन ये जो एक बेसिक आइडिया है फॉर स्पीकिंग फॉर सीज फायर व्हेन ऑलरेडी गाज़ा हैज़ गॉन थ्रू सो मच, इसको देखते हुए यहाँ पे ये हमारे पास जो आया है रेजोल्यूशन, इसे वीटो कर दिया रशिया और चाइना ने। तो ये एक अपडेट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लास्टली बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। तो न्यूज़ ये है दैट कहा गया है कि इंडिया अफ्रीका के अंदर भी क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर सीरियस है, स्पेशली अगर हम कोबाल्ट की बात करें और कोबाल्ट जैसे बाकी क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें। देखो, हम जब भी क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं ना, तो अफ्रीका से हम कोबाल्ट लेना चाहते हैं और बाकी मिनरल्स लेना चाहते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया से बात एंगेज कर रहे हैं कि वहाँ पे जो लिथियम ब्लॉक्स हैं वो ले पाएँ। अफ्रीका के अंदर ज़ैम्बिया, नामीबिया, कॉन्गो, घाना, मोज़ाम्बिक, दीज आर मिनरल रिच कंट्रीज़। तो यहाँ से हम क्रिटिकल मिनरल्स एक्वायर करना चाहते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप लिथियम जैसे मिनरल्स की बात करो, तो जहाँ पे हम बात करते हैं कि इंडिया डीकार्बोनाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो ये जो जितनी भी हमारी बैटरीज हैं, इन सब के अंदर लिथियम यूज़ होता है, जो कि एक क्रूशियल एलिमेंट है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इनके ऊपर काम हो रहा है। और इस न्यूज़ आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि हमारे जो ऑफ शोर माइनिंग ब्लॉक्स हैं उनको लेकर भी जो रूल्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, और जनरल इलेक्शंस के बाद 10 मोर ब्लॉक्स उनको भी सेल के लिए आगे रखा जाएगा। तो क्रिटिकल मिनरल्स का एक बेसिक आइडिया हमें ये होना चाहिए कि ये ऐसे मिनरल्स हैं जो कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी मिनरल को क्रिटिकल तब कहा जाता है कि अगर इसकी शॉर्टेज हो जाए तो इसकी शॉर्टेज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर एज कंपेयर टू एनी अदर रॉ मटेरियल। तो इसीलिए इसकी सप्लाई शॉर्टेज के रिस्क को देखते हुए इम्पोर्ट डिपेंडेंस कितनी है, हम इस मिनरल को रिसाइकल कर सकते हैं या नहीं, सस्टेनेबिलिटी कितनी है इस मिनरल की, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस उठते रहते हैं। इट बिकॉज देखिए, जितने क्रिटिकल मिनरल्स हैं, अगर मैं बात करूँ, बेरिलियम है, कैडमियम है, कोबाल्ट है, गैलियम है, इंडियम है, देयर सो मेनी, ऑल ऑफ दीज मिनरल्स आर फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आप सोलर पैनल्स बना रहे हैं, कहीं पे सेमीकंडक्टर्स चाहिए, विंड टर्बाइंस हैं, अरे भाई सब में बैटरीज चाहिए, batteries you need for storage and transportation. So therefore the entire world need these critical minerals and these products. So there is no energy transition. अगर आप बात करो ना कि हमें नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, तो बिना क्रिटिकल मिनरल्स के ये एनर्जी ट्रांजिशन संभव ही नहीं है। सो इसीलिए इनकी सप्लाई चेन की रेजिलियंस बहुत ज़रूरी है, एंड देयरफॉर इनको एक्वायर करना और अपनी सप्लाई चेन को मेंटेन करना हर एक कंट्री के लिए, हर मेजर इकोनॉमी के लिए एक हाई प्रायोरिटी कंसर्न है। इवन इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर, हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो डिपेंड करती है कि हमारे एनर्जी और मिनरल रिसोर्सेज कितने हैं हमारे पास, इनके बेसिस पे ही हम शिफ्ट कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं ग्लोबली कि हमें हमारी मार्केट शिफ्ट करनी है टुवर्ड्स ज़ीरो एमिशन, तो इन सब में क्रिटिकल मिनरल्स का जो रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी को चलते हुए हम डिफरेंट वो सभी एरियाज़ देख रहे हैं जहाँ से इंडिया ये क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो एक्वायर कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट लिथियम इंडिया में भी है, जम्मू एंड कश्मीर का जो ब्लॉक है उसकी बहुत जल्द ऑक्शन होने वाली है। ठीक है, तो क्रिटिकल मिनरल्स की इवन इन ब्लॉक्स की सेल जो है, जो ऑक्शंस जो हैं, वो भी इंडिया के अंदर हो रही है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ डू लाइक एंड कॉमेंट बिलो। Thank you so much for watching. I will see you all in my next one.